हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान के विकास का एक संक्षिप्त इतिहास हम लोग इसमें देखेंगे कि भारतीय संविधान को बढ़ाने के लिए या भारतीय क्या वैसे कारण बने जिसमें भारतीय संविधान के विकास को बढ़ावा मिला। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 ईस्वी की पलासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों के जो पलासी का युद्ध हुआ था 1757 और 1764 बक्सर युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने इंडिया पर या बंगाल पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए, अपना शासन कायम रखने के लिए समय समय पर कई नियम कानून बनाते गए, जिससे क्या हुआ कि हमारे भारतीय संविधान के विकास को बढ़ावा मिला। तो आइए देखते हैं कि वे क्या क्या चीज़ें थी जिससे भारतीय संविधान के विकास को बढ़ावा मिला। इसमें था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो ये थे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। अब इसकी विशेषताएं क्या थी ये भी हम देख लेते हैं। तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं थी, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। तो यहाँ पे नाम याद रखने की ज़रूरत है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ये कौन थे? ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। इस एक्ट के तहत बनने वाले वे प्रथम गवर्नर जनरल थे। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे और अन्य जो 3 न्यायाधीश थे वो चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। किसके द्वारा? ये रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। तो ये थे आपके 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं। अब इसके बाद कौन से एक्ट आते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 1781।
रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। तो ये एक्ट एक्चुअली जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उसको दूर करने के वास्ते ही इसको लाया गया था। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। अब नेक्स्ट है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ और इसी एक्ट के द्वारा ही दोहरे शासन का प्रारंभ हो गया है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए। तो यहाँ पे दो गुट बन गए हैं। दोहरा शासन चल रहा है जिसमें पहला शासन था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो व्यापारिक मामलों के लिए होता था, और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक मामलों के लिए होता था। नेक्स्ट देखते हैं 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। अब देखिए यहाँ इसकी विशेषताएं क्या थी कि 1793 ईस्वी में जो चार्टर अधिनियम बना था उसके तहत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था इसमें की गई थी। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। अब नेक्स्ट आता है 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र जो थे वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और दूसरा था कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। तो ये थे 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम की विशेषताएं। अब नेक्स्ट आता है 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। अब इसकी विशेषताएं क्या थी हम देख लेते हैं। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब बंगाल के जो गवर्नर थे अब उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। विधि सदस्य के रूप में एक चौथे सदस्य को भी उसमें शामिल किया गया। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। तो गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दे दिया गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ये इम्पोर्टेंट है कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट आता है 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में
नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई थी। तो इसमें प्रतियोगिता परीक्षा आपका आ जाता है। 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। तो भारतीय मामलों में ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट के जो पद थे उस समय उसको समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। अब वो किसके प्रति उत्तरदायी होता था? ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। तो सबसे पहले गवर्नर थे, इसके बाद गवर्नर जनरल बनाए गए और अब गवर्नर जनरल से ये वायसराय का इनका नाम दिया गया, वायसराय नाम दिया गया। 1861 ईस्वी का भारत का शासन अधिनियम 1861, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। 1873 का अधिनियम, 1873 का अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। कब? 1 जनवरी 1884 ईस्वी को। ये डेट याद रखना जरूरी होता है। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। तो इसको आप लोग याद रखेंगे इस डेट को। नेक्स्ट, शाही उपाधि अधिनियम 1876, 1876। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। तो इस डेट को भी हमें याद रखना है। कब? 28 अप्रैल 1876 को। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। इसके बाद आता है 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। इसमें देखिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गई थी और इसमें राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी। कब? 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार
पूछे जाते हैं 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार, इसको इसी नाम से जाना जाता है। 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए एक पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे और दूसरा कोई नहीं, सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। तो किसको सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया? लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। यहाँ पे देखिए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के, कौन? सत्येंद्र, यहाँ पर देखिए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। नेक्स्ट, 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसको इसी नाम से जाना जाता है, ये याद करने वाली चीज़ है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। प्रथम कौन था? राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी। कितनी थी? 60 थी। राज्य परिषद की सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी। कितनी थी? 145। ये केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या थी 145, जिसमें 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। दोनों सदनों के अधिकार समान ही थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित। आरक्षित विषय थे वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियाँ, ट्रिब्यूस, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खाना, कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि। अब इसमें नोट में क्या दिया हुआ है? प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कॉर्टियस थे। कौन थे? लियोनस कॉर्टियस। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक किनको कहा जाता है? लियोनस कॉर्टियस को। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक लियोनस कॉर्टियस को कहा जाता है। हस्तांतरित विषय। अब हस्तांतरित विषय क्या क्या थे? शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,
आबकारी, उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि। आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था, जबकि हस्तांतरित विषय का प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के द्वारा किया जाता था। द्वैध शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम ने, कौन से अधिनियम ने? 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। नोट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ इसके लिए कि 1919 में जो भारत शासन अधिनियम 1919, इसको क्या बोलेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया, तो उसमें पहली बार महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला। अब आता है 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1935 ईस्वी के अधिनियम में 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी, इसमें हम लोग देखेंगे। पहला, अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ क्या था? यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुईं और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। और दूसरा क्या था? प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। तीसरा, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। कुछ संघीय विषयों जैसे सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, धार्मिक मामलों को गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया। अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल को सहायता एवं परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई, जो मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। ये मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी था? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। फोर्थ है संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। फिफ्थ, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता में क्या था? इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। सिक्स्थ, भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। सेवेंथ, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार आंग्ल भारतीयों ने भारतीय ईसाइयों और यूरोपियनों और हरिजनों के लिए भी किया गया। एट्थ, इस अधिनियम में प्रस्तावना का
अभाव था। 9, इसके द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। किसको? इसके द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। इसके बाद आता है 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। कब किया गया? 4 जुलाई 1947 ईस्वी को, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हो गया और इसकी स्वीकृति 18 जुलाई 1947 ईस्वी को हुई थी। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। अब इसके प्रावधान क्या क्या है इसमें हम लोग देखेंगे। पहला, 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। दूसरा क्या था? भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। तीसरा, संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। फोर्थ, भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। और फिफ्थ, 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है, तब तक उस समय 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। सिक्स्थ, देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से भारतीय संविधान को बढ़ाने के लिए खुद ब खुद सीढ़ियाँ बनती गई और प्लेटफॉर्म तैयार होते गए। इस तरह से हमारे भारतीय संविधान का विकास होता गया। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे हेड। बाय बाय।